गाइस, वेलकम टू आरके एकेडमी। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं हम यहाँ पर जीएसटी पढ़ रहे हैं। एंड ये वाला जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपके बेसिकली इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि अगर कोई भी करेंट अफेयर्स का न्यूज ऐसा चल रहा है जो कि आपके टैक्सेशन से रिलेटेड है या फिर जीएसटी से रिलेटेड है, तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब अगर मैं सबसे पहले बात करूँ जीएसटी की, तो जीएसटी में हमारे पास में ऑफ कोर्स आपको पता है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, राइट। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, हमारे पास में दो तरह के टैक्सेस होते हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके पास में दो तरह के टैक्स होते हैं। एक रहेगा डायरेक्ट, एक रहेगा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? वो टैक्स जो कि यहाँ पर हम इंडिविजुअल्स खुद से ही फाइल कर रहे होते हैं। खुद से फाइल कर रहे हैं मतलब, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इनकम टैक्स है, ठीक है। तो इनकम टैक्स आपकी इनकम पर लग रहा है। अब आप उस टैक्स को फाइल करने के लिए क्या किसी के पास जाते हो? नहीं। आप क्या करते हो, इस टैक्स को डायरेक्टली वेबसाइट पर जाकर फाइल कर देते हो, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स, अब मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तो क्या ऐसा होता है कि आप अपना बिल अलग से पे कर रहे हो और क्योंकि आपने खाना खाया तो आप अलग से गवर्नमेंट के पास जाकर टैक्सेस फाइल करोगे? नहीं। आप क्या करते हो, आपके पास एक बिल आता है और बिल में ही आपके पास में टैक्सेस लिखे होते हैं, कितना आपका एसजीएसटी है, इतना आपका सीजीएसटी है, अकॉर्डिंगली आपका इतना टैक्स लगा है, राइट। तो ये हमारे लिए हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, जहां पर हम टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे कर रहे, पे हम ही कर रहे हैं, लेकिन हम इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं किसको? हमारी अथॉरिटीज को, हमारी गवर्नमेंट को। ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोल देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स, यहाँ पर क्या डिफरेंस आता है इसमें? इसमें यही डिफरेंस है कि जब हम इसे फाइल कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर अलग अलग तरह के टैक्सेस बताए जाते हैं जो हमारे बिल्स में किसी में आते हैं और हम फिल कर देते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जीएसटी हमारे लिए क्या हो गया? जीएसटी हमारे लिए हो जाता है एक इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। तो यहाँ पर जब जीएसटी आया था, जीएसटी आया कब था? 1 जुलाई 2017 में ये इम्प्लीमेंट हो गया था जीएसटी एक्ट के अंडर। ऑल्सो यहाँ पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम पर अरुण जेटली साहब थे, ठीक है। तो इसको यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अलग अलग हमारे इंडिया में बहुत सारे टैक्सेस होते थे, और जैसा कि आप लोग जानते हैं फाइनेंशियली बहुत ज्यादा लिटरेट पब्लिक इंडिया में नहीं मिलती है, तो उनको पता नहीं होता था कि कितना टैक्स किस पर लगेगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको रेस्टोरेंट का ही एग्जांपल दिया कि जब आप खाना खाने जा रहे हो तो आपके सामने 50 तरह के अलग अलग टैक्सेस लग जाते हैं, एंड वो सारे टैक्सेस आपको पे करने हैं। समटाइम्स यहाँ पर जो बिजनेस ओनर्स थे वो गलत टैक्सेस भी लगा देते थे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए, जबकि वो सारे टैक्सेस उनके सर्विसेज पर नहीं लगते। तो यहाँ पर आपके एक तो टैक्स बर्डन को कम्प्लीटली रिड्यूस करने के लिए, दूसरा यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा टैक्स नॉलेज नहीं है तो भी आप इजीली टैक्सेस पे कर पाओ और यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग हो अपने टैक्सेस की। हम इसके लिए क्या लेकर आए? जीएसटी लेकर आए, विच इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब बात करें ये कब आया था, तो 1 जुलाई 2017 में। कब आया था ये? 29 2017 में हमारा एक्ट पास होने के बाद में आया था। जैसे मैंने बताया जीएसटी में बहुत सारे मल्टीपल टैक्सेस थे जिनको हमने सब्स्यूम कर लिया, एक साथ इकट्ठा कर यहाँ पर एक ही टैक्स लगाया। तो वो कौन कौन से टैक्सेस थे? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटीज और स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, ठीक है। ये तो हमारे थे स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल के। अब स्टेट लेवल की बात करें तो वैल्यू एडेड टैक्स या फिर सेल्स टैक्स आपका, एंटरटेनमेंट टैक्स, देन सेंट्रल सेल्स टैक्स, उसके बाद में ऑफलाइन एंट्री टैक्स और परचेज टैक्स। तो ये सभी टैक्सेस जो थे ये आपके सब्स्यूम कर लिए गए। इसके अलावा लग्जरी टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ये याद करना है आपको? नहीं, ये आपको याद नहीं करना, बस बेसिक नॉलेज समझ लो ताकि टॉपिक आपको अच्छे से समझ आता रहे। अब बात करें कि भाई जीएसटी होता क्या है, तो जीएसटी कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो कि हम वैल्यू एडिशन पर लिवाई करते हैं, ठीक है। वैल्यू एडिशन पर कैसे करते हैं मैं अभी आपको समझाती हूँ, देखो थोड़ा बेसिक समझना। तो मान लो यहाँ पर एक फैक्ट्री है, ठीक है। अब वो फैक्ट्री क्या कर रही है, वो रॉ मटेरियल्स को यहाँ पर प्रोसेसिंग कर रही है, प्रोसेसिंग कर कर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रही है। ये हो गई हमारी क्या? एक फैक्ट्री।
फैक्ट्री क्या करेगी, ये सामान को यहाँ किसी होलसेलर के पास में बेचेगी। होलसेलर जैसे कि जिनके पास में आप देखोगे मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। फिर होलसेलर से ये सामान किसके पास जाता है, रिटेलर्स के पास जाता है, और रिटेलर से कंज्यूमर के पास आता है, दैट इज यू एंड आई, राइट। अब होता क्या है, यहाँ पर जब रॉ मटेरियल्स आपने परचेज किए तो इन रॉ मटेरियल्स पर भी आपके जीएसटी लग जाती है, आपके फिनिश गुड पर भी जीएसटी लगती है जो होलसेलर पे करता है। फिर रिटेलर यहाँ पर होलसेलर को पे करता है, जब इनसे परचेज करता है कंज्यूमर रिटेलर को पे करता है, ठीक है। अब आपको लगेगा कि भाई मल्टीपल टैक्स यहाँ पर हम पे कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। मैं आपको समझाऊंगी किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है, बट थोड़ा आगे जाकर। तो अभी इतना समझो, ये कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन मतलब यहाँ पर इसे जो फाइनल कंज्यूमर होगा वो इस टैक्स को हमें पे कर रहा होगा, ठीक है। तो ये जो भी हमारी हर एक वैल्यू एडिशन हो रही है उसमें फाइनली जो हमारे कंज्यूमर ने टैक्स पे किया है उनका देखा जाएगा, ना कि जो बीच के लेवल्स थे उनको इसे पे यहाँ पर करना होगा, ठीक है। अब इंडिया में बहुत सारे ऐसे लॉज थे जिनको यहाँ पर हटा दिया गया था इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड, और अब केवल जीएसटी जो है वो वन इनडायरेक्ट टैक्स है पूरी कंट्री के लिए, और यहाँ ये एक सिंगल टैक्स है ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि आपका मैन्युफैक्चरर से स्टार्ट होगा और कंज्यूमर तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा फाइनल कंज्यूमर है वही यहाँ पर केवल जीएसटी को बेयर कर रहा होगा, वही जीएसटी को पे करेगा। और जो हमारा टैक्स ऑन टैक्स लग रहा था, वो जो कास्केडिंग इफेक्ट था उसे हमने खत्म कर दिया। कास्केडिंग इफेक्ट कैसे, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई मल्टीपल यहाँ पर आपके स्टेजेस इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पर अलग अलग टैक्स लग रहे थे, वो इफेक्ट उन्होंने खत्म कर दिया। कैसे खत्म किया है वो सारा मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगी, अभी बेसिक बेसिक पार्ट समझते हुए जाओ। फिर ये क्या हुआ, अब यहाँ फाइनल कंज्यूमर आप और मैं जो है वो यहाँ पर जीएसटी को पे कर रहे हैं, जो कि चार्ज हो रहा है बाय द लास्ट डीलर, जैसे रिटेलर के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी प्रायर स्टेजेस में बेनिफिट्स थे उन्हें सेट ऑफ कर दिया जाता है। जैसे अब मान लो मैन्युफैक्चरर को फर्टिलाइजर्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर को ही डायरेक्टली गवर्नमेंट ने बेनिफिट्स दिए हैं, वो बेनिफिट्स आपके यहाँ पर सेट ऑफ होकर तभी कंज्यूमर को फाइनल प्राइस मिलता है। तो की फीचर्स क्या है जीएसटी के, सबसे पहले तो वन नेशन वन टैक्स। अब पूरी ही कंट्री में आपके पास में एक इनडायरेक्ट टैक्सेस है, अब आप बोलोगे एक दो और है, हाँ है, लेकिन वो अभी धीरे धीरे रिप्लेस होते चले जाएंगे। तो मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमने रिप्लेस किया, हटा दिया, और उनकी जगह एक यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर लेकर आए, जिसमें हम फ्री मूवमेंट कर रहे हैं गुड्स की और सर्विसेज की अक्रॉस इंडिया। अब ड्यूअल जीएसटी स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपके पास सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी आता है। सीजीएसटी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और एसजीएसटी में आता है आपका स्टेट गवर्नमेंट, और आईजीएसटी में आता है आपका इंटर स्टेट सप्लाई, ओके। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बनते हैं, इस तरीके से हमारे पास डुअल स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें कि हम अपने टैक्सेस को शेयर कर रहे होते हैं। किस किस के साथ में शेयर करते हैं, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ। एक आपके पास यूनियन टेरिटरीज के लिए भी टैक्स होता है, जिसका मतलब क्या होता है, यूनियन टेरिटरीज जीएसटी, ठीक है। आईजीएसटी जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या रहता है आपका, इंटीग्रेटेड जीएसटी, ओके। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग तरह के जीएसटीज रहते हैं। अब अपन यहाँ पर किस तरीके से इनको डिवाइड कर रहे होते हैं, ये मैं आपको धीरे धीरे समझाते हुए जाऊंगी आगे की क्लासेस में। अब समझते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन कैसे है। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप कंज्यूमर हो तो आप टैक्स पे कर रहे हो, तो यहाँ पर जीएसटी जो है वो लिवाई होता है एट द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, जहाँ पर हमारी कंजम्पशन हो रही है वहां पर हम इसे लगा रहे हैं, तो कास्केडिंग इफेक्ट तो हट जाता है। अब आ जाओ इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर, कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको इसे अच्छे से समझाती हूँ। अब देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्या होगा, जैसे आपको मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर हमारे पास में अलग अलग स्टेजेस पर हमने टैक्सेस पे किए, राइट। तो आप क्या करोगे, अब आपने जब सामान खरीदा था, ठीक है, जब आपने सामान खरीदा तो आपने रिटेलर को फॉर एग्जाम्पल 18% टैक्स पे किया। सिमिलरली रिटेलर ने होलसेलर को पे किया था, सिमिलरली होलसेलर ने यहाँ पर फैक्ट्री को पे किया था। तो अब ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर जब रिटेलर जाकर टैक्स फाइल कर रहे हैं, ठीक है, रिटेलर को क्या करना है,
टैक्स फाइल करना है। तो जब वो जीएसटी फाइल करेंगे अपने एंड से, तो वो यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं। टैक्स का जो एक्स्ट्रा अमाउंट इन्होंने पे किया था उसे क्लेम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास में एक इनवॉइस दी गई होगी, तो आपने जो रिसीव किए हैं गुड्स या सर्विसेज, उसके लिए जो रिसीप्ट आपको मिली है, उस रिसिप्ट को आप यहाँ पर डालोगे और आप फिर दिखाओगे कि आपने ऑलरेडी यहाँ पर 18% टैक्स जो है वो इस तरीके से फाइल किया हुआ था। राइट, तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है, अब आपके पास में जो टैक्स क्लेम्स थे वो आप ले सकते हो, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको आपका पैसा मिल जाता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल और दे देती हूँ मैं आपको। मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, मैन्युफैक्चरर ने यहाँ पर सामान जो है 1000 रुपए का यहाँ पर सेल करा। ठीक है, जिस पर आपका 18% क्या लगा, जीएसटी लगा, विच इज 180 रुपीज। अब क्या होगा, इन्होंने ये जीएसटी फाइल किया गवर्नमेंट के साथ में कर दिया। अब आ जाओ होलसेलर के पास में। होलसेलर ने क्या किया, इस सामान को यहाँ पर 1180 में परचेज किया था मैन्युफैक्चरर से। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये यहाँ पर मान लो अपना प्रॉफिट बनाते हैं और इस सामान को बेचते हैं 1500 रुपए का। ठीक, अब इन्होंने जब 1500 रुपए का सामान बेचा है, तो ये क्या करेंगे, इस पर टैक्स लगाएंगे 18% का। तो 18% का टैक्स लगाने पर इनको ये अमाउंट हुआ 270 रुपीज का जीएसटी, जो कि ये क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को फाइल करेंगे। अब ये जब गवर्नमेंट को फाइल कर रहे हैं टैक्स, तो ये गवर्नमेंट से क्या बोलेंगे कि हमने 180 रुपीज तो ऑलरेडी क्या किया था, यहाँ पर पे कर दिया था। किसको पे करा था, हमारे मैन्युफैक्चरर को। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है बिल दिखाओ। तो आपने बिल दिखाया कि 180 रुपए का हमने सामान खरीदा है, तो आपको क्या करना होगा, अब आपके पास में जो 90 रुपीज है, ये जो डिफरेंस है केवल ये ही पे करना है। ठीक है, तो अब आपको क्या होगा, गवर्नमेंट बोलेगी कि ठीक है, जब 180 रुपए पहले से पे कर चुके हो तो अब बस 270 रुपए पे करोगे। ऐसे ही मान लो होलसेलर ने रिटेलर को सामान बेचा, जब होलसेलर ने रिटेलर को सामान बेचा तो 1500 का बेचा था। ठीक है, अब 1500 रुपए में यहाँ पर इन्होंने 270 रुपए जीएसटी लगाए, तो टोटल अमाउंट कितने का पड़ा इनको, 1770 रुपए का। फिर क्या होता है, यहाँ पर लगता है आपका 18% का जीएसटी। ठीक है, अब 18% का जीएसटी लगने पर ये अमाउंट हो गया आपके लिए फॉर एग्जाम्पल 360 रुपीज। 360 रुपीज का हो गया, तो आपके पास में मान लो यहाँ पर, एक सेकेंड गड़बड़ हो गया, हाँ, तो ये आपके पास में इन्होंने बेचा 2000 रुपए का, 500 रुपए की इन्होंने अपनी मार्जिन ऐड की और 18% के हिसाब से इन्होंने इसे बेच दिया, तो 360 रुपीज का बेचा इन्होंने। ठीक है, अब जब 360 रुपीज का इनको यहाँ पर जीएसटी फाइल करना था, इसमें से ये ऑलरेडी कितना अमाउंट यहाँ पर जीएसटी के दम पर बेच चुके हैं, ये यहाँ पर 270 रुपीज दे चुके हैं होलसेलर को। ठीक है, तो ये 270 रुपीज का यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे और केवल यहाँ पर 90 रुपए ही गवर्नमेंट को पे करेंगे। आगे समझ में, तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पर जो जीएसटी है इसका आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो 2000 रुपए का रिटेलर ने बेचा, 360 रुपए का यहाँ पर उनका जीएसटी बैठा, जिसमें से 270 रुपए वो ऑलरेडी होलसेलर को दे चुके थे, तो बचा हुआ अमाउंट जो है उस पर ही वो उनको क्या करना है, जीएसटी पे करना होगा। तो इस तरीके से हमारे पास होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब आ जाओ थ्रेशोल्ड एग्जाम्पशन पर। तो थ्रेशोल्ड एग्जाम्पशन क्या है कि भाई यहाँ पर आपके पास में अगर आपके बिजनेस का 20 लाख का टर्नओवर है और आप एक स्पेशल स्टेट कैटेगरी में आते हो, तो आपको यहाँ पर कोई भी जीएसटी के लिए रजिस्टर नहीं करना। अगर आप एक स्पेशल स्टेट कैटेगरी में नहीं आते हो, तो आपको 40 लाख रुपए तक के टर्नओवर पर अपने बिजनेस को जीएसटी के लिए रजिस्टर नहीं करना। अब आती है बात कंपोजिशन स्कीम की। तो वो बिजनेसेस जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए या उससे कम है, ये उनके लिए है जिनको क्या करना है, एक फिक्स्ड रेट का जीएसटी अपने टर्नओवर पर पे करना है और यहाँ पर मिनिमल कंप्लायंस करना होगा। बात करें ऑनलाइन कंप्लायंस की, तो यहाँ पर डिजिटल रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग और टैक्स पेमेंट आप करते हो।
तो यहाँ पर आपके लिए ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है और एफिशिएंसी। सारा का सारा जीएसटी आप कैसे पे कर रहे हो, ऑनलाइन जाकर ही कर रहे हो ना। अब आती है बात यहाँ पर एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर्स की। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो बिजनेसेस हैं वो टैक्स रेट रिडक्शन बेनिफिट्स किसको प्रोवाइड करते हैं, कंज्यूमर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर टैक्स रेट्स कम हो रहे हैं तो उसका भी फायदा हमारे कंज्यूमर्स को डायरेक्टली जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है जीएसटी का, सबसे पहले तो यूनिफाइड नेशनल मार्केट बन गया, तो स्टेट वाइज जो टैक्स बैरियर्स थे वो आपके हट चुके हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था कि मैं सीजीएसटी एसजीएसटी आपको अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन उसके लिए ना नेक्स्ट उसमें हमारे पास में आएगा टॉपिक, तब मैं आपको समझाऊंगी तो आपको और बेहतर समझ में आएगा कि किस तरीके से हम एक यूनिफाइड मार्केट बन चुके हैं। इसके अलावा हमने देखा टैक्स स्ट्रक्चर हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है, कास्केडिंग इफेक्ट हट चुका है इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से, और ट्रांसपेरेंसी एंड बेटर टैक्स कलेक्शन होने लग गया है। ठीक है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि अब यहाँ पर गवर्नमेंट रेवेन्यू भी काफी हाई है, और जब से जीएसटी आया है गवर्नमेंट को काफी ज्यादा यहाँ पर आप बोल सकते हैं नंबर एक की भी इनकम अच्छी हो रही है। पहले क्या था, इंडिया में करप्शन और थोड़ा ज्यादा था इसके बिना। ठीक है, चलिए अब आती है बात एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस की। तो यहाँ पर जो कॉस्ट बर्डन है एक्सपोर्टर्स पर वो भी कम हो गया है, और रिफंड जो है वो हमको मिलने लग गए हैं, एंड यहाँ पर जो ग्लोबल ट्रेड है वो एनकरेज हो रहा है। राइट, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जब इम्पोर्ट करोगे, ठीक है, तो क्या बाहर की कंट्री आपके लिए जीएसटी फाइल करेगी? नहीं। तो जब हम यहाँ पर क्या होगा, इम्पोर्टर जो होता है उसी को जीएसटी यहाँ पर फाइल करना पड़ता है। ठीक है, चाहे वो बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा था कि जो भी हमारी सेल कर रहे थे गुड्स वही हमारी साइड से टैक्स फाइल कर रहे थे, लेकिन इम्पोर्ट के केस में ऐसा नहीं है, इम्पोर्टर को खुद से अपना टैक्स फाइल करना होता है। ओके, अब आ जाओ यहाँ पर फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। तो यहाँ क्या देखोगे कि जो जीएसटी है वो एनकरेज कर रही है कि भाई ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस फॉर्मली रजिस्टर हो जाएं। ओके, तो यहाँ पर टैक्स बेस आपका एक्सपेंड होता है और फॉर्मल सेक्टर ग्रोथ भी देखने के लिए मिल रही है। जीएसटी जो है वो आपका 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर आया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिला कि जो टैक्स पावर्स थी वो हमारी शेयर हो रही है किसके बीच में, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में। तो हमारे पास में ये कंकरेंट हो गया। देखो हमारे क्या होता है, तीन लिस्ट होती है, दोनों के बीच में शेयर होते हैं। ठीक है, तो कंकरेंट हो गई है अब हमारी टैक्सिंग पार्ट्स। इसके बाद में बात करें अगर हम आईजीएसटी की, तो आईजीएसटी में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, आईजीएसटी हमारा इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है वो हमारा इंटर स्टेट सप्लाईज के बीच में लग रहा है, जैसे कि हमारे दो स्टेट्स के बीच में यहाँ पर सप्लाई हो रही है। ठीक है, तो इंटर स्टेट सप्लाई जब हमारी होगी तो हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पर आईजीएसटी देखते हैं कि भाई आईजीएसटी हमारा किस तरीके से लगेगा। ओके, तो समझ में आ गया अब आपको किस तरह से हमारे पास में टैक्सेस लगते हैं। और ये जो टैक्सेस हैं ये हमारे कलेक्ट कौन करता है, ये करता है सेंटर कलेक्ट। ओके, एक एग्जांपल देती हूँ इसका। मान लो यहाँ पर एमपी से सामान जो है खरीदा गया और कर्नाटका में सेल हुआ। ठीक है, तो कर्नाटका में कंज्यूम हुआ, तो अब क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में डायरेक्टली 18% का आपका जीएसटी लगेगा, और आप ये जो टैक्स है इसे कलेक्ट कौन करेगा, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर कलेक्ट करेगी और शेयर कर लेगी। ठीक है, और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो यहाँ पर इसका हक किसको मिलता है, इसका हक मिलता है यहाँ पर आपके जो कंज्यूमिंग स्टेट है उसको। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश जो है इसको कोई भी टैक्स नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा, केवल कर्नाटका को मिलेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। ठीक है, तो पार्लियामेंट क्या करती है, यहाँ पर रूल्स जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए फ्रेम करती है इन इंटर स्टेट ट्रेड, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो जीएसटी जो है वो आपकी किस किस चीज पर नहीं लगती, अल्कोहलिक लिक्वर पर नहीं लगती है, टेम्पररी एक्सक्लूडेड यहाँ पर। हमने कब तक के लिए टेम्पररी है ये, है ना, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड। तो जब तक यहाँ पर गवर्नमेंट का नया नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक इन चीजों के ऊपर आपका कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, वेदर हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस ही इस पर लग रहे होंगे। अच्छा, एक्साइज हमारा लगता है टबैको पर, और अबव फ्यूल स्टिल डिवाइड बाय सेंटर। ठीक है, अब बात करें अगर आर्टिकल 279 ए की, तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उन्होंने जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करनी होती है, जो एक ज्वाइंट फोरम है
बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो जो भी हमारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं ना जीएसटी से रिलेटेड, वो कौन लेती है? जीएसटी काउंसिल लेती है कि भाई कोई टैक्स रेट चेंज होने हैं या फिर कुछ भी होना है, तो वो यहाँ पर आपकी जीएसटी काउंसिल ले रही होती है। अब बात करते हैं कि जीएसटी स्ट्रक्चर इंडिया में कैसा है। अब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि हमारे पास में किस तरीके से टैक्स शेयरिंग हो रही होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर सीजीएसटी की, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि हमारे पास में ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिवाइड कर रही होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही इस टैक्स को कलेक्ट करेगी। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेडर है आपके एमपी में, और उन्होंने जो गुड्स है वो बेचे हैं, ठीक है, इसको बेचे हैं किसी एमपी के ही पर्सन को यहाँ पर बेचे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें 9% का आपका 18% अगर जीएसटी लग रहा है उस गुड पर, तो 9% तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जाएगी, तो सीजीएसटी के अंडर आएगा, और 9% हमारा एसजीएसटी के अंडर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, इस तरीके से हमारे पास सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टैक्सेस डिवाइड हो रहे होते हैं। तो ये जो टैक्सेस हैं ये साइमल्टेनियसली डिवाइड हो रहे हैं और इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स, मतलब सेम स्टेट के अंदर आपकी जो सप्लाईज हो रही है वो सेम स्टेट में हो रही है। जैसे मैंने बताया एमपी टू एमपी, राइट, मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश में। तो ये आपके एप्लीकेबल कैसे हैं, सभी टैक्सेबल ट्रांजेक्शन पर, एक्सेप्ट जो भी आपकी गुड्स और सर्विसेज एग्जाम्प्टेड है, कोई भी ऐसे गुड्स और सर्विसेज जो जीएसटी के स्कोप में नहीं आते, या फिर इनका जो ट्रांजेक्शन है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम हो रहा है। ओके, तो जीएसटी और एसजीएसटी जो है वो सेम ट्रांजेक्शन पर चार्ज होंगे। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एमपी और एमपी के बीच में एक गुड है, जो यहाँ पर ए सप्लायर था एमपी में और जो बायर था वो भी एमपी का था, तो दोनों ने यहाँ पर क्या किया, दोनों ने यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन किया उनके बीच में जो जीएसटी लगा वो 18% लगा इस गुड के ऊपर। तो वो आपका क्या होगा, 9% सीजीएसटी और 9% आपका स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ठीक है, यही वाली चीज यहाँ पर लिखी है। फिर गवर्न यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन की, तो ये कौन करता है, 269A कर रहा है। तो यहाँ पर इंटरस्टेट सप्लाई है, जैसे मैंने बताया मध्य प्रदेश से आपका कर्नाटका वाले एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर आपके पास इसमें आईसीजीएसटी में क्या क्या आता है, इंटीग्रेटेड वाले में आपके पास रहेगा यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट। अब एक चीज याद रखना कि यहाँ पर जो आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो जहाँ पर गुड्स कंज्यूम हो रही है वहां पर ही टैक्स लग रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका कर्नाटका में, तो अगर जीएसटी रेट 18% है, तो पूरा का पूरा जो 18% है वो हमारा आईजीएसटी पर लगेगा, और उसके बाद में स्टेट और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे आपस में शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो इंटर स्टेट में सेलर जो है वो पे करेगा आईजीएसटी, और रिवेन्यू हमारा ट्रांसफर हो जाता है टू द कंज्यूमिंग स्टेट। जो मैंने एग्जांपल दिया है उसमें कौन हो गया, कर्नाटका, ठीक। अब ये एक सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। ओके, चलो अब जीएसटी टैक्स स्लैब्स की अगर हम बात करें, तो इंडिया में आपके पास 5 मेजर स्लैब्स हैं। एक है 0%, फिर 5%, 12, 18 और 28। तो 0% कब लगता है, ये असेंशियल आइटम्स और बेसिक सर्विसेज पर लगता है, ठीक है, जैसे कि आपका खाना हो गया। 5% आपकी एवरीडे नेसेसिटीज पर, 12% आपके मिड रेंज गुड्स के ऊपर, 18% स्टैंडर्ड कंज्यूमर गुड्स, जैसे ये लोग पता है एजुकेशनल सर्विसेज पर भी लगाते हैं ना, कोचिंग वगैरह पर। 28% आपका लग्जरी और सिन गुड्स के ऊपर, ठीक है। सिन गुड्स कौन से होते हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, जैसे कि यहाँ पर आपका पान मसाला हो गया, अल्कोहल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में भी कुछ कुछ आ जाते हैं, लग्जरी कार्स हो गई, तो जो कि आप यहाँ पर बेसिकली सिम गुड्स के अंडर आते हैं। अब आप मुझसे मत बोला लग्जरी कार्स से हमें क्या हेल्थ अच्छा नहीं है, बेसिकली यहाँ पर आपकी सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, ये बहुत महंगे गुड्स हैं, तो उस पर हमारे 28% टैक्स लगता है, ठीक है। एग्जाम्प्टेड आइटम्स क्या क्या है जो 0% में आते हैं, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, एग, सॉल्ट, अनब्रांडेड ग्रेन्स, कर्ड, लस्सी, पनीर, बेसन, नेचुरल हनी, एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, चिल्ड्रंस बुक। बेसिक कंजम्पशन आइटम्स में आपका फूड स्टेपल्स जैसे शुगर, एडिबल ऑयल, टी, कॉफी, पैक्ड पनीर। डेली वेयर्स में आपके फुटवेयर, गारमेंट्स। अदर एसेंशियल्स में आपके पास एलपीजी, पीडीएस, केरोसिन, स्पाइसेस, ऑयल, मैट्स एंड कैश्यूज आ जाते हैं। मिड टियर गुड्स एंड सर्विसेज में आपके पास डेयरी प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फूड्स और मोबाइल फोन्स आते हैं। 18% में आपके पास क्या क्या आता है, वर्क हॉर्स मेजर कैटेगरी, जैसे
कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, कंप्यूटर, प्रिंटर्स, पर्सनल केयर, सोप, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, पैकेज फूड में आपके आइसक्रीम्स, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, सूप, सर्विसेज में मैनी प्रोफेशनल्स, इंडस्ट्रियल एंड इंटरमीडिएट सर्विसेज। ठीक है, प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे टीचिंग हो गया, या फिर आपका यहाँ पर मान लो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो इनके लिए। फिर हाई एंड में आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। अब कुछ यहाँ पर स्पेशल और रिड्यूस्ड स्लैब्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। स्पेशल या रिड्यूस्ड स्लैब्स क्या होती हैं वो आपको पता है? देखो, यहाँ पर इन्होंने प्रीशियस स्टोन्स और मेटल्स पर 3% का क्या लगा रखा है, रेट लगा रखा है। जबकि अभी हमने देखा 0, 5, 12, 18 और 28, ये 5 हमारे पास टैक्स स्लैब्स थे। बट ये कुछ डिफरेंट टैक्स स्लैब्स हैं कुछ स्पेशल चीजों के लिए। ठीक है, एक ना न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था द हिंदू में जीएसटी के ऊपर, आज से 2-3 महीने पहले। तो उन्होंने बोला था जीएसटी जो है वो एक ऐसी बेडशीट है, एक पट्टी, जो कि यहाँ पर अब जब भी यहाँ पर कोई भी फटा हुआ पीस दिखता है ना गवर्नमेंट को, तो क्या करते हैं वो इसमें सिलाई लगा देते हैं और एक नया कपड़ा ऐड कर देते हैं। तो जो यहाँ पर एक बेडशीट आपने सोचा था कि वही व्हाइट कलर की होगी और बहुत अच्छे से सारे कलर्स को कंज्यूम कर लेगी, अब वहां पर अलग अलग रंगों के अलग अलग कपड़े आपको देखने के लिए मिलते हैं और सिलाई हो रखी है। तो वो ना ये जो टैक्स रेट्स हैं जो अलग अलग यहाँ पर प्रॉब्लम सामने आती है। तो देखो जीएसटी आया क्यों था? जीएसटी इसलिए आया था कि हमें यहाँ पर सेम टैक्स रेट्स रखने हैं, चीजों को यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। बट धीरे धीरे ना ये प्रोसीजर भी बहुत कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है और जो मेन पर्पस था जीएसटी का वो हम लूज कर रहे हैं। चलो, अदर रेट स्ट्रक्चर्स में आपके पास क्या आता है? कॉम्पोजिशन स्कीम्स आती है, जैसे 1.5%, 5%, 6% स्मॉल बिजनेसेस के लिए। अब टीडीएस और टीसीएस समझा देती हूँ क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में 2 टैक्सेस होते हैं। सबसे पहले होता है टीडीएस। टीडीएस में क्या होगा? मान लो आप कहीं पर जॉब करते हो, ठीक है, जब आप जॉब करते हो तो आपसे गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप एक काम करो, आप जहां भी जॉब कर रहे हो वहां पर अपनी सैलरी का एक हिस्सा हमें टैक्स के फॉर्म में वहां से फाइल करवाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा और इजीली बताती हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो क्या होगा? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब मान लो आप एक मार्केटिंग फर्म के साथ में जॉब कर रहे हो या फ्रीलांसिंग करते हो, ठीक है, तो अब आपको उन्होंने बोला कि ठीक है आप हमें बिल बनाकर दे देना। आपने उनको 5,000 रुपए का बिल बनाया, एक एग्जाम्पल। इन्होंने बोला इस पर 2% का टीडीएस काट कर हम आपकी सैलरी आपके अकाउंट में भेजेंगे। अब क्या होगा? ये जो 2% अमाउंट है ये आपका जाता है इनकम टैक्स पोर्टल पर। ठीक है, ये कौन फाइल कर रहा है? ये 2% है जिस मार्केटिंग फर्म को आपने सर्विसेज प्रोवाइड की है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? जब आप अपना इनकम टैक्स फाइल करने जाओगे तो देखा जाएगा कि आपकी जो जॉब है, ठीक है, उसके थ्रू मिलने वाला पैसा जो आपकी इनकम है या सैलरी है वो टैक्स स्लैब के अंडर आ रही है। मतलब आप कुछ टैक्स पे करोगे या नहीं करोगे। मान लो आप यहाँ पर कोई भी टैक्स पे नहीं करते हो, 0 रुपीज फाइल करोगे, ठीक है, तो ये जो 2% इन्होंने आपसे काटा था ये आपको रिफंड हो जाएगा। मान लो आपको यहाँ पर 500 रुपए टैक्स पे करना है, ऐसी सिचुएशन में ये जो 2% है इसका क्या होगा? ये आपका 500 रुपीज में से माइनस कर दिया जाएगा, जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिफंड नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? आपको अब लेस अमाउंट पे करनी है क्योंकि एक पोर्शन ऑलरेडी आप टैक्स के फॉर्म में पे कर चुके हो। ये होता है हमारा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। फिर आता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टीसीएस। टीसीएस में क्या होता है? टीसीएस में मान लो आप एक बायर हो, ठीक है, और आपने 50 लाख रुपए की गुड्स परचेज करी किसी सप्लायर से। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या बोलती है? गवर्नमेंट बोलेगी फॉर एग्जांपल 10% का टीसीएस आपके ऊपर लगेगा। तो अब जो सप्लायर था जिससे आपने गुड्स परचेज की, वो सप्लायर आपसे ये 10% अमाउंट एक्स्ट्रा लेगा और आपको रिटर्न में एक सर्टिफिकेट दे देगा कि आपने टीसीएस पे किया है। और आपके एंड से यहाँ पर बायर आप हो, आपके एंड से सप्लायर टीसीएस फाइल कर देता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब आ जाओ, तो टीसीएस या टीडीएस की अगर हम बात करें तो टीडीएस आपका 2% कट हो रहा है और टीसीएस यहाँ पर 0.5% हो रहा है स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन्स पर।
ठीक है। अलग अलग रेट्स होते हैं, केवल ये नहीं है। अब जैसे यहाँ पर आपके पास में तेंदू लीव्स होती है, तेंदू लीव्स पर 5% टीसीएस कट होता है। ठीक है। अगर हम बात करें एजुकेशनल सर्विसेज की, तो वहां पर 10% का आपका टीडीएस कट होता है। तो अलग अलग रेट्स हैं, अलग अलग चीजें हैं। अब सेसेस की बात करते हैं। भाई सेसेस क्या होते हैं? अब जैसे हेल्थ सेस होता है ना, एजुकेशन सेस होता है, तो ये क्या होता है कि आपका ये किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है। ठीक है। जैसे एजुकेशन, हेल्थ, तो यहाँ पर आपके पास में क्या होगा कि एक तरीके से ये बोलते हैं पर्पस ड्रिवन होता है, टैक्स ऑन टैक्स लगता है। तो जैसे कि 4% हमारे पास एजुकेशन या हेल्थ के लिए सेस लगा दिया, तो हमें यहाँ पर हम देखते हैं जीएसटी कॉम्पनसेशन भी मिल जाता है कई बार ना। तो चलो अगले इसके अलावा एक होता है सरचार्ज। मैं आपको ना सारे टैक्सेस थोड़ा थोड़ा सा समझा दे रही हूँ, तो ताकि एग्जाम में कुछ भी आए तो आप आसानी से कर पाओगे। अच्छा, ये भी टैक्स ऑन टैक्स है, बट इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि ये ना स्पेसिफिक पर्पस से नहीं है, ऑल्सो ये आपको तभी पे करना है इफ आपकी इनकम एक सर्टेन ब्रैकेट से ज्यादा है। मतलब आप बहुत अमीर हो, आप एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो और आपकी यहाँ पर इनकम बहुत ज्यादा है, तो आपको गवर्नमेंट बताती है कि इस पर्टिकुलर इनकम ब्रैकेट से ज्यादा या इस पर्टिकुलर इनकम ब्रैकेट तक तो कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। इसके बाद में जो टैक्स आपको देना है उसके ऊपर भी एक सरचार्ज आपके ऊपर लग जाएगा। तो देखो सेस कैसे काम करता है। आप अपना बेसिक टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट करते हो, लेटर से हम यहाँ पर अपना इनकम टैक्स चेक करते हैं कितना है। फिर यहाँ पर उस इनकम टैक्स का, मान लो 1,000 का इनकम टैक्स है, उस पर 4% मेरा सेस और लग गया, और इस सेस अमाउंट को हम अपने बेसिक टैक्स में ऐड कर लेते हैं। तो 1000 प्लस 4% ऑफ 1000, ये मेरे पास क्या लग रहा है, टोटल टैक्स लग रहा है। और अगर मैं बात करूं सरचार्ज की, तो सरचार्ज में क्या होता है, सरचार्ज में जैसे मैंने आपको बताया ये टैक्स ऑन टैक्स लग रहा होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर जैसे मान लो आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा की है और उस पर सरचार्ज लगता है, तो ऐसे में हमें बताया जाएगा कि इतना परसेंट का हमारे ऊपर सरचार्ज लगेगा, और वो सरचार्ज अमाउंट जो है वो हमें पे करनी होती है। जैसे कि अगर टोटल इनकम हमारी 50 लाख से ज्यादा है, ठीक है, और अगर कोई कंपनी है या फर्म है तो 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम है, तो उनको यहाँ पर बोला जाएगा कि ठीक है आपके पास में यहाँ पर प्रोग्रेसिव टैक्स रहेगा, तो टैक्स की जो रेंज है वो 10 से 37% के अराउंड आपको सरचार्ज में पे करनी पड़ेगी। आगे समझ में किस तरीके से हमारे पास में रहता है अमाउंट। तो सरचार्ज रेट हमें एक अलग से यहाँ पर परसेंटेज लग जाता है, जो कि हमारा जो टैक्स अगर हम पे कर रहे हैं एक सर्टेन लेवल से ज्यादा, तो हमें उसके साथ साथ देना पड़ता है। चलो अब आ जाते हैं जीएसटी काउंसिल पर। तो जीएसटी काउंसिल क्या है, एक गवर्निंग बॉडी है जिसमें कि हमें रेगुलेट और डायरेक्ट करना होता है ईच एंड एवरी स्टेप फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन द नेशन। तो यहाँ पर डिसीजन हमारे टैक्स रेट्स के साथ में लिया जाता है और फर्दर इम्प्लीमेंटेशन मेजर्स यूज करने पड़ते हैं। अलॉन्ग विद दैट जीएसटी काउंसिल यहाँ पर एसिमुलेट करती है सजेशंस एंड रेगुलेशंस इनटू वन फॉर्म। अब यहाँ क्या होगा, अब जितने भी स्टेट्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सबके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं यहाँ पर बैठते हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस रहते हैं, मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द ईच स्टेट गवर्नमेंट, ये सभी लोग प्रेजेंट होते हैं। और अगर एक वैलिड मीटिंग होगी तो एटलीस्ट 50% जो टोटल मेंबर्स हैं वो हमारे प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे जीएसटी रिफॉर्म्स आए थे अभी 2.0, तो ऐसी सिचुएशन में जीएसटी काउंसिल बैठी, उन्होंने फाइनलाइज किया। ठीक है, चाहे नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को यहाँ पर अनाउंस तो कर दिया था कि भाई देखो ऐसे ऐसे हम जीएसटी 2.0 लाना चाहते हैं, बट जीएसटी काउंसिल की यहाँ पर मीटिंग बाद में हुई थी, आपकी आई थिंक सितंबर अक्टूबर में हुई थी। तब उन्होंने इसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया था कि ओके फाइन, वी आर गोइंग विद दिस मॉडल। तो हर एक डिसीजन जो हमारी इस मीटिंग में होता है उससे एटलीस्ट 75% मेजोरिटी जो है वेटेड वोट्स की ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट और वोट जो कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें यहाँ पर अपना हाँ देनी पड़ती है। बेसिकली अगर मान लो 100 लोग हैं, ठीक है, कम से कम 50 लोग प्रेजेंट होने चाहिए। इन 50 लोगों में भी 75% इस 50 लोग के ऐसे होने चाहिए जो कि इस पर्टिकुलर डिसीजन के फेवर में वोट कर रहे हैं। तो आर्टिकल 279 ए का यहाँ पर एक प्रिंसिपल है जिसमें कि टोटल वेटेड वोट कास्ट जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हम डिवाइड कर देते हैं। जो वोट है सेंट्रल गवर्नमेंट की उसका वेट 1/3 ऑफ टोटल वोट्स रहेगा। वोट हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट की है उसका वेट इज 2/3 ऑफ टोटल वोट्स रहेगा।
ठीक है। और कोई भी डिसीजन प्रोसीडिंग्स जो है वो हमारी इनवैलिड नहीं होती हैं, इनवैलिड हो जाएंगी अगर यहाँ पर कोई भी हमें ऐसा लगता है कि डेफिशिएंसी देखी गई थी। तो फंक्शंस क्या है, रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, टैक्स, सेस, सरचार्ज जो कि हमारे जीएसटी के साथ आएंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यहाँ पर पॉसिबली सब्जेक्टेड टू रहते हैं या एग्जाम्प्टेड होते हैं जीएसटी से। थ्रेशोल्ड मैक्सिमम जो है टर्नओवर का वो भी ये डिसाइड करते हैं। रेट्स क्या है जीएसटी के, जीएसटी लॉस के बारे में किस तरीके से हम लिवाय करेंगे, प्रोपोर्शनेट करेंगे आईजीएसटी को, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरह से डिवाइड किया जाएगा। प्रिंसिपल्स क्या क्या एसोसिएटेड है विद द प्लेस ऑफ सप्लाई, और बाकी सभी मैटर्स जो कि इम्प्लीमेंटेशन और रेगुलेशन से रिलेटेड है जीएसटी के इंडिया में। जीएसटीएन की बात कर लेते हैं। तो जीएसटीएन एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये मैनेज करती है पूरे के पूरे एंटायर आईटी सिस्टम को जीएसटी पोर्टल के। इसको यहाँ पर यूज किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ताकि ट्रैक करे हर एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, और यहाँ पर टैक्स पेयर्स को सभी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है जीएसटीएन का वो भी देख लेते हैं। तो प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पर 51% शेयर जीएसटीएन में रखते हैं और रेस्ट हमारी गवर्नमेंट रखती है। ऑथोराइज कैपिटल 10 करोड़ का है, जिसमें से 49% जो शेयर्स हैं वो हमारे इक्वली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड हो रहे होते हैं, और रिमेनिंग हमारा किसके साथ जाएगा, एसोसिएटेड रहता है विद द प्लेस ऑफ सप्लाई। कैबिनेट ने अप्रूव करा है कि भाई जीएसटीएन को एक फुल्ली गवर्नमेंट ओन एंटिटी बना देना है। तो ये जो चेंज है वो हमारा कोविड-19 की वजह से डिले चल रहा था। जीएसटीएन बैकबोन मानी जाती है कॉमन पोर्टल की, जो कि यहाँ पर इंटरफेस की तरह काम कर रहा है टैक्स पेयर्स और गवर्नमेंट के बीच में। और एंटायर प्रोसेस जो है वो हमारा स्टार्ट होता है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। तो इनवॉइसेस, वेरियस रिटर्न्स, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट एंड रिफंड्स ये सभी आते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, दैट इज नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म है। तो देखो अब ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग हैं है ना, वो क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर अपने कस्टमर्स को गलत तरह से जीएसटी चार्ज कर प्रॉफिट अर्न करनी है। तो उसको चेक करने के लिए कि किसी भी तरह की अनफेयर प्रॉफिट टेयरिंग एक्टिविटीज ना हो हमारे रजिस्टर्ड सप्लायर्स के थ्रू, इसके लिए ये एक मैकेनिज्म लेकर आए। तो इनका कोर फंक्शन क्या है, इंश्योर करना कि जो बेनिफिट्स हैं हमारे जीएसटी रेट्स के रिडक्शन के वो हमारे लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है। और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पर दिया जा रहा है अलग अलग फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स को, वो हमारे कस्टमर्स तक पहुंचना चाहिए, मीनिंग रिडक्शन होना चाहिए प्राइसेस में बाय द सप्लायर। तो फॉर्मेशन एनएए की कैसे आ रही है, रेट रिडक्शन जो होगा इन द लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स बाय जीएसटी काउंसिल इन द सेकंड 22nd मीटिंग एट गुवाहाटी। अथॉरिटी का मेन फंक्शन क्या है, वो इंश्योर करते हैं कि जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स हैं अंडर जीएसटी लॉज उनको प्रॉफिट यहाँ पर नहीं मिल रहा है। कैसे, क्योंकि वो हायर प्राइसेस अगर चार्ज कर रहे हैं अपने कस्टमर्स से। तो ऐसी सिचुएशन में लीगल मैंडेट ये है कि एग्जामिन करेंगे, और अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटीज मिलती है तो प्यूनिटिव एक्शंस रिकमेंड करते हैं, जिसमें कि हो सकता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया जाए। चेयरमैन एनएए along with 4 टेक्निकल मेंबर्स, यहाँ पर एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, स्क्रीनिंग कमेटी होती है हर एक स्टेट में, और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटियरिंग, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ये सभी लोग मिलकर यहाँ पर एंटी प्रॉफिटियरिंग फ्रंट पर काम कर रहे होते हैं। एक बार और देख लेते हैं कौन कौन लोग हैं यहाँ पर। चेयरमैन रहेंगे, फिर 4 टेक्निकल मेंबर्स रहेंगे, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा, स्क्रीनिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, और जो हमारे डायरेक्टरेट जनरल है एंटी प्रॉफिटियरिंग के सीबीआईसी में, वो ये सभी लोग मिलकर काम करते हैं टवर्ड्स एंटी प्रॉफिटियरिंग फ्रंट। अब आ जाओ ई वे बिल पर। ई वे बिल क्या होता है, देखो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो कि हमारे ई वे बिल पोर्टल पर जनरेट हो रही है, ये हमें कब चाहिए, जब हमारी जो गुड्स की वैल्यू है वो 50,000 रुपए से ज्यादा है और डिस्टेंस जो है वो हमारा 10 किलोमीटर से यहाँ पर कैसा है, ज्यादा है। ये इंटरस्टेट और इंटरस्टेट दोनों ही ट्रांसपोर्ट में जरूरी हो गया है। एंड यहाँ पर जो मल्टीपल स्टेट वाइज ट्रांजिट पास थे उसको इसने रिप्लेस कर दिया है। अब बात करें जीएसटी कंपोजिशन स्कीम की, तो जीएसटी कंप्लायंस जो है वो स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए यहाँ पर सिंप्लीफाई हो गया है और अलाउ किया गया है टैक्स पेमेंट एट फिक्स्ड रेट ऑन टर्नओवर। ठीक है, कि भाई यहाँ पर जो आप स्मॉल बिजनेसेस हो, आपको हम एक परसेंटेज बताएंगे, आपके टर्नओवर का इतना परसेंट आपको जीएसटी फाइल करना है। मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स जिनका यहाँ पर टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है और
25 लाख रुपीज यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और हिमाचल प्रदेश के लिए वो एलिजिबल हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स जिनका टर्नओवर 50 लाख रुपए तक है, ठीक है, अब ये यहाँ पर इंटरस्टेट सप्लाईज नहीं कर सकते हैं, सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू नहीं कर सकते, आइसक्रीम, टबैको और पान मसाला में डील नहीं कर सकते, ठीक है। अब इनको ऑफ कौन नहीं कर सकता, इंटरस्टेट अप सप्लाई, कैजुअल नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स और मैन्युफैक्चरर्स ऑफ रिस्ट्रिक्टेड गुड्स। कंडीशंस क्या है, यहाँ पर आपको कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, आप नॉन जीएसटी गुड्स जो है उनको सप्लाई नहीं कर सकते हो, यहाँ पर टैक्सेस आपको नॉर्मल रेट्स पर पे करने हैं जो कि आपके रिवर्स चार्ज ट्रांजेक्शंस के थ्रू जाएंगे। रिवर्स चार्ज ट्रांजेक्शन क्या होता है, जैसे मैंने आपको इंपोर्टर्स का एग्जांपल दिया था ना कि यहाँ पर आपके जो डेस्टिनेशन है, ठीक है, वहां से आपका टैक्स ऐसा नहीं है कि आपका सप्लायर कर रहा है, जो रेसिपेंट है गुड्स और सप्लाईज का वो इसको फाइल कर रहा होगा, ठीक है। अगर आप मान लो कोई लीगल सर्विस किसी एडवोकेट से ले रहे हो, आपने कुछ इंपोर्ट करा है या फिर यहाँ पर आपके पास में स्पॉन्सरशिप सर्विसेज हैं, तो ऐसी सिचुएशन में रिवर्स चार्ज ट्रांजेक्शन लगता है। अगर हम बात करें जितने भी हमारे बिजनेसेस हैं, ठीक है, वो यहाँ पर अगर सेम पैन कार्ड के अंडर हैं तो उन्हें कलेक्टिवली ऑप्ट करना होगा। डिस्प्ले होगा यहाँ पर कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन एंड यहाँ पर आपको सर्विसेज जो है, ठीक है, वो आप 10% ऑफ टर्नओवर अपना सप्लाई कर सकते हो या फिर 5 लाख रुपए तक। अब मैं एक कॉन्सेप्ट और आपको समझाती हूँ। मान लो यहाँ पर फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन है और अमेजोन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब अमेजोन ने यहाँ पर एक सप्लायर होते हैं, अलग अलग सप्लायर्स होते हैं अमेजोन पर जो कि आपको गुड्स बेचते हैं और आप एज अ कस्टमर इनसे गुड्स खरीदते हो जो कि अमेजोन आपको प्रॉपर तरीके से भिजवा देता है आपके घर पर, ठीक है। अब आप जब पेमेंट करते हो तो जब आपने अमाउंट पे किया तो क्या वो डायरेक्टली सप्लायर के पास जाता है या अमेजोन के पास जाता है, वो जाता है अमेजोन के पास डायरेक्टली। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, अमेजोन यहाँ पर जीएसटी कट करता है पहले तो, और जीएसटी कट करने के बाद में जो भी अमाउंट बचा है वो यहाँ अपने सप्लायर्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आप जब जीएसटी पे कर रहे हो तो अमेजोन उसे डायरेक्टली सप्लायर्स को नहीं देता है, रेदर जीएसटी कट कर फिर जो अमाउंट है वो सप्लायर्स को देता है। और जितने भी सप्लायर्स होते हैं आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वो कैसे होने चाहिए, जीएसटी रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जाता है अगर हम कोई भी क्या है डिजिटल बिजनेस चला रहे हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ में, हम यहाँ पर कनेक्टेड हैं और अपना सामान बेच रहे हैं। अब अगर बात करें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तो वो आप खुद से पढ़ो और सॉल्व करो, मैंने आपको जितने पार्ट था वो अच्छे से समझा दिया है। एक चीज और समझते हैं अब हम यहाँ पर, वो क्या है आपकी, ये है जीएसटी 2.0 के जो रिफॉर्म्स आपके सामने आए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको पता है कि जीएसटी जो है उसको हमने दो टैक्स स्लैब स्ट्रक्चर में लेकर आए हैं, तो वो कौन कौन से हैं, एक है 5% का और एक है 18% का। तो जो जीएसटी रिफॉर्म हो रहे हैं रिफॉर्म्स, वो टैक्सेस को कट करेंगे जितने भी हाउस होल्ड असेंशियल्स हैं, जैसे कि आपके सोप्स हो गए, ठीक है, टूथपेस्ट हो गया, इंडियन ब्रेड्स हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास में जो भी आपका ये रहता है जीएसटी, वो कितना परसेंट लगेगा, या तो 5% लगेगा या तो फिर हो सकता है कि इस पर हमारा निल लगे, कोई भी जीएसटी ना लगे। अच्छा, अगर लाइफ सेविंग ड्रग्स है, ठीक है, अलोंग विद दैट मेडिसिन है, तो वहां पर जीएसटी 12% से निल कर या तो 0% कर दिया है या तो फिर 5% कर दिया है, हेल्थ केयर यहाँ पर अफोर्डेबल बनाने के लिए। अगर टू व्हीलर्स है, स्मॉल कार्स है, टीवी है, एसीज है, सीमेंट है, तो इस पर जीएसटी 28% से कट कर 18% कर दिया है, तो मिडिल क्लास को रिलीफ मिलेगा, ऐसा बोलना था इनका। अगर फार्म मशीनरीज है, इरिगेशन इक्विपमेंट है, तो 12% से जीएसटी को कट कर 5% कर दिया है। टबैको, पान मसाला, एरेटेड ड्रिंक्स, लग्जरी गुड्स, इन सब पर 40% का जीएसटी लगेगा, ठीक है, तो ये भी याद रखना। अब आपको पता है कि जीएसटी जो है वो आपका यहाँ पर 7 पिलर्स के ऊपर आए हैं, रिफॉर्म्स जो आए हैं अभी। तो वो 7 पिलर्स कौन कौन से हैं, पहला है आपका बिल्डिंग ऑन द सक्सेस ऑफ जीएसटी, ठीक है, वन नेशन वन टैक्स, तो इसको रखा है बिल्डिंग ऑन द सक्सेस ऑफ जीएसटी। दूसरा कौन सा है, दूसरा यहाँ पर बेयर विद माय हैंड राइटिंग, सॉरी फॉर दैट, रैशनलाइजिंग
रेट्स फॉर फेयर ट्रांजेक्शन टैक्सेशन, ठीक है। देन आता है सिंप्लीफाइंग फाइलिंग थ्रू टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर जितने भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं स्मॉल और लो रिस्क बिजनेस के, 90% अपफ्रंट प्रोविजनल रिफंड्स जो है वो हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए रहेंगे। डिजिटल कंप्लायंस की जाएगी ई इनवॉइसिंग के साथ में, एआई ड्रिवन रिस्क डिटेक्शन किया जाएगा। इसके अलावा कंज्यूमर्स को पहले रखेंगे, तो एसेंशियल गुड्स को 0 से 5% की बकेट में रखा गया है। हाई वैल्यू आइटम जैसे कार्स की उनको 28% से 18% की जीएसटी में ले आए हैं। एम्पावर कर रहे हैं एमएसएमईज और मैन्युफैक्चरर्स को। स्ट्रॉन्गर स्टेट्स स्ट्रॉन्गर भारत, ऐसा कर कर उन्होंने बोला है एक पिलर। और लोअर टैक्सेस इज इक्वल टू हाई स्पेंडिंग। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि इन्होंने यहाँ पर हमसे बोली है। अब हमें कुछ चीजें याद रखनी है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो दो टैक्स स्लैब का सिस्टम है, तो 12% वाला टैक्स स्लैब हट चुका है और 28% वाला हट चुका है, राइट। तो इसमें हम इसको रेड मार्क कर देते हैं। अब कौन से रहेंगे हमारे पास में, 5% वाला रहेगा और साथ में हमारे पास 18% वाला रहेगा, है ना। तो ये हमारे पास में कुछ जीएसटी स्लैब जो है वो अब देखने के लिए मिलेंगी। आगे अगर हम बात करें 40% वाला जो है वो हमारे लिए रहेगा। 40% जीएसटी स्लैब हमारी लग्जरी गुड्स के ऊपर या फिर सिन गुड्स के ऊपर रहेंगी, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि जो रिटर्न फाइलिंग्स है उन्हें सिंप्लीफाई कर दिया गया है, स्पेशली हमारी एमएसएमईज और स्टार्टअप्स के लिए। तो अब इन्होंने अलग अलग सेक्टर्स की बात की है, वो सेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले फूड एंड हाउस होल्ड सेक्टर। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो रिफॉर्म्स हैं वो सेविंग्स को हमारी क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो जीएसटी रेट कट करा है इन्होंने एसी के ऊपर, डिश वॉशर्स के ऊपर, टीवीज जो हमारे चाहे एलसीडी हो चाहे एलईडी हो, तो ये सभी हमारे लिए कम कर दिए गए हैं। अच्छा, जहां पर प्रोडक्ट्स में हाई अल्ट्रा हाई टेम्परेचर यूज होता है, मिल्क प्री पैकेज्ड होती है, लेबल्ड होते हैं, ठीक है, लेबल्ड चना है या पनीर है, और जितनी भी इंडियन ब्रांड्स हैं इन सब पर नील रेट लग रहा है। इसके अलावा हाउस होल्ड गुड्स जैसे कि सोप, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, टेबलवेयर, बाइसिकल्स, इन पर 5% लगेगा। फूड आइटम्स जैसे कि आपकी पैकेज नमकीन है, भुजिया है, सॉस, पास्ता, चॉकलेट, कॉफी, प्रिजर्व्ड मीट, इस पर 12% या 18% से जीएसटी कट कर कर 5% कर दिया गया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे कि टीवी, एलसीडी, एलईडी 32 इंच से अगर ये आपके कम है, ठीक है, तो यहाँ पर ओके सॉरी 32 इंच से अगर ये ज्यादा है तो यहाँ पर आपके लिए 28% से कट कर कर 18% कर दिया है। अच्छा, अब आ जाते हैं होम बिल्डिंग एंड मटेरियल के ऊपर। तो सीमेंट पर अब कितना जीएसटी लगेगा, सीमेंट पर लगेगा 18%। मार्बल, ट्रेवल ब्लॉक्स के ऊपर, ग्रेनाइट ब्लॉक्स के ऊपर, ट्रेवल नाइट ब्लॉक्स है ये, सैंडलाइम ब्रिक्स के ऊपर 12% से जीएसटी कट होकर 5% लगेगा। बैम्बू फ्लोरिंग, ज्वाइनरी, पैकेजिंग केसेस एंड पॉलिट्स के ऊपर 12% से 5। ये ना पूरी की पूरी पीडीएफ दे रखी है पीआईबी की, आप वहां से पढ़ सकते हैं, चाहे तो मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगी इस पीडीएफ को आपको, ठीक है। तो अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर है, स्मॉल कार, टू व्हीलर्स के ऊपर 28% से 18% है, वो भी 350 सीसी का अगर इंजन है। और बसेस, ट्रक्स, थ्री व्हीलर्स, ऑल ऑटो पार्ट्स पर 28% से 18% कर दिया है जीएसटी। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या करा है, ट्रैक्टर्स के ऊपर 12% से 5%, और अगर टायर वगैरह ले रहे हो तो भी 5% कर दिया है। हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स, स्प्रिंकलर्स, ड्रिप इरिगेशन, पोल्ट्री, बी कीपिंग मशीन्स, इन सब पर 5% जीएसटी है। बायोपेस्टिसाइड्स और नेचुरल मेंथोल के ऊपर भी 12% से 5% कर दिया है। सर्विस सेक्टर की बात कर लेते हैं, तो होटल्स स्टे जो है वो 7,500 रुपीज तक अगर है तो 5% का जीएसटी है। जिम्स, सैलॉन्स, बार्बर्स, योगा जीएसटी कट कर रहा है 18% से 5% पर। टॉयज, स्पोर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर आपका 12% से 5% का जीएसटी कर दिया गया है, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर में इन्होंने क्या करा है, जो ज्योमेट्री बॉक्स है, स्कूल कार्टन्स है, ट्रेज है, इस पर 12% से जीएसटी 5% कर दिया गया है, ठीक है। साथ में इन्होंने बोला है कि जो एक्सरसाइज बुक्स, इरेजर्स, पेंसिल्स, क्रियॉन्स, शार्पनर्स हैं उन पर 0% का जीएसटी लगेगा। तो फैमिलीज और स्टूडेंट्स को ये फायदा प्रोवाइड करेंगे। मेडिकल सेक्टर में 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं और डायग्नोस्टिक किट्स है जिस पर कि 0% जीएसटी है। बाकी मेडिसिन जिसमें कि आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी भी आता है 5% है। अगर आप चश्मा वगैरह यूज करते हो तो स्पेक्टिकल्स और करेक्टिव गॉगल्स के ऊपर 5% का जीएसटी है, जो पहले 28% लगता था। मेडिकल ऑक्सीजन थर्मोमीटर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर 5% का जीएसटी लगेगा।
और मेडिकल, डेंटल एंड वेटरनरी डिवाइसेस के ऊपर 5% का जीएसटी लगेगा। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो जीएसटी एग्जाम्पशन लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर आपका जो है क्या वो एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। तो अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो चाहे हेल्थ हो चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो तो 0% का जीएसटी लगेगा। आगे इतना समझ में? चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और आपके लिए कोई स्पेशल यहाँ पर इसमें इंफॉर्मेशन रहेगी तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वरना मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई थी जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के ऊपर, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आपको डाउट है तो वो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।